फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। गाइस, इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी सिस्टम आ चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अब हमने इक्विलिब्रियम को कर दिया डिस्टर्ब। ठीक है ना गाइस, इक्विलिब्रियम पे था सिस्टम, उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, या देयर विल बी नो चेंज। उसको स्टडी करते हैं हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के थ्रू। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। any change in conditions of system will cause it to move in that direction to counteract effect of change. It will try to counteract the change brought about. It will try to counteract the change brought about. ठीक है बच्चों, जैसे change in concentration of reactant या product। इक्विलिब्रियम पे था, हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। जैसे एग्जांपल 2NH3 गिविंग N2 + 3H2, ये है। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें NH3 ऐड कर दिया। अगर मैं NH3 ऐड कर देता हूं तो इट विल ट्राई टू गो इन दैट डायरेक्शन जहां पे NH3 कंज्यूम हो रहा है। NH3 कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है? फॉरवर्ड बैकवर्ड? फॉरवर्ड में कंज्यूम हो रहा है NH3, तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुम NH3 ऐड करोगे, वो कम करना चाहेगा उसे। इट विल ट्राई टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज। Add NH3, the reaction will go in forward direction. You remove N2, it will try to increase the amount of N2. It will go again in forward direction. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 गिविंग CaO + CO2। गाइस, इसके अंदर देखो, अगर मैं CO2 की अमाउंट बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? CO2 की अमाउंट बढ़ा देता हूं, बैकवर्ड जाएगी। इक्विलिब्रियम पे था, अब मैंने CO2 बढ़ा दिया, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। CaCO3 की अमाउंट बढ़ा देता हूं, क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, कि CaCO3 की एक्टिविटी तो 1 होती है, इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द एक्सप्रेशन फॉर K इक्विलिब्रियम। सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स आर नॉट अफेक्टिंग, उनकी अमाउंट चेंज कर रहे हो, इट इज नॉट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम बेटा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, उसकी एक्टिविटी तो हम वैसे ही 1 उठाते हैं। समझ आया नहीं आया? तो अगर तुम CaCO3 का अमाउंट ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो या CO की अमाउंट ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, देयर विल बी नो चेंज। CO2 उसका उसकी वैल्यू आती है ना K इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में, इसीलिए इट इज अफेक्टिंग इट। समझ आया नहीं आया बच्चों? इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं NH3 गिविंग N2 + CH2 की बात करता हूं, ये है, ये एक्सप्रेशन होता है। मतलब किसी भी चीज को इससे ऑब्जर्व करा जा सकता है। तुमने NH3 की अमाउंट बढ़ा दी, तुमने NH3 की अमाउंट बढ़ा दी, अभी इक्विलिब्रियम पे था, अभी Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। इनिशियली Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा? अब तुमने इक्विलिब्रियम पे था ना सिस्टम, तो Q वाज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब तुमने क्या किया? NH3 की अमाउंट बढ़ा दी, तो अब Q की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इट विल बिकम लेस देन K इक्विलिब्रियम। जब तुमने NH3 की अमाउंट बढ़ा दी तो Q चेंज होके क्या बन गया? Q डैश। K इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं रहा। K इक्विलिब्रियम से सही पूछा जाए, अगर NH3 की अमाउंट बढ़ा दोगे तो Q विल बी लेस देन K इक्विलिब्रियम एंड द रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। NH3 की अमाउंट बढ़ा दोगे, Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब किसी भी चीज को तुम इससे तो रिलेट कर ही सकते हो,
इससे रिलेट ना करना पड़े इसलिए हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल बनाया है। नहीं तो इससे तुम रिलेट कर ही सकते थे कि क्यू की वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, तो अब क्यू बढ़ना चाहेगा टू अगेन अचीव के इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो क्यू क्यू डैश बन गया, अब क्यू डैश इज अगेन ट्राइंग टू अचीव के इक्विलिब्रियम। समझ गए गाइस? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, चेंज इन। अच्छा मैं इससे पहले एक और एग्जांपल लेता हूं। 2HI गिविंग H2 + I2। इसमें क्योंकि ये एग्जांपल मैं अभी फिर से लूंगा गाइस, इसमें मैं H2 की अमाउंट डिक्रीज कर देता हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? H2 की अमाउंट डिक्रीज कर देता हूं, फॉरवर्ड जाएगी टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ H2। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ H2 रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है गाइस? अब आते हैं सेकंड, चेंज इन प्रेशर। हमने प्रेशर चेंज कर दिया बच्चों। प्रेशर को हम रिलेट करेंगे मोल से बच्चों। प्रेशर को हम किससे रिलेट करेंगे? मोल से। पीवी को एनआरडी होता है ना, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तुम ऐसे देखो गाइस, तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहेगी? जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है, जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम कब होगा? जब मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, जब मोल्स ऑफ गैस कम होंगे। किस डायरेक्शन में मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं? फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में? बैकवर्ड में मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं। फॉरवर्ड में तो 2 से 4 बन रहे हैं, बैकवर्ड में 4 के 2 हो रहे हैं। तो मोल्स ऑफ गैस आर डिक्रीजिंग व्हेन यू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तुमने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम कब होगा? जब मोल्स कम होंगे। मोल्स कम किस डायरेक्शन में हो रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेकिन अगर मैं ये लेता हूं, इसमें क्या होगा गाइस? प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। पहले भी इक्विलिब्रियम पे था, अब भी इक्विलिब्रियम पे होगा। क्योंकि इसमें तुम वैसे विजुलाइज करो, जितने मोल्स रिएक्टेंट साइड में है गैसियस, उतनी प्रोडक्ट साइड में है। तुम देखोगे क्यू के इक्विलिब्रियम से चेंज ही नहीं हुआ ऑन चेंजिंग द प्रेशर। तुम्हें वैसे भी याद होगा, जब हम के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बनाते थे तो यहाँ पे प्रेशर की टर्म नहीं आती थी, हाँ है ना? केसी में वॉल्यूम की टर्म नहीं आती थी, डेल्टा एन जी जीरो। केपी में प्रेशर की टर्म नहीं आती थी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गॉट द आइडिया और नॉट? यहाँ पे तुम्हारा देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। गॉट इट और नॉट? नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर तुम चेंज भी कर दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पे अब भी रहेगा। ठीक है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अरे बच्चों क्लियर है? गुड। क्योंकि इसमें डेल्टा एनजी जीरो है, राइट? गुड। CaCO3 गिविंग CaO+CO2। बताओ बच्चों इसमें क्या कहोगे? इसमें प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। टू डिक्रीज द प्रेशर इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन बच्चों। प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम पे था, प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दिया, वो बैकवर्ड जाएगा। टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ CO2 इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है गाइस? बेसिकली क्यू अभी पहले के इक्विलिब्रियम के बराबर था, अब क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम हो गया। अब वो वापस अपनी वैल्यू कम करना चाह रहा है ताकि वो के इक्विलिब्रियम अचीव कर सके। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी बच्चों को डाउट? गुड। थर्ड, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को हम रिलेट करते हैं कंसंट्रेशन से बच्चों। कंसंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम, हाँ है ना? राइट गाइस? गुड। एग्जाम्पल देखो, 2NH3 गिविंग N2 + 3H2।
तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दिया। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दिया मतलब तुम्हारा एक तरीके से कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। जर्नल, हर एक की कंसंट्रेशन कम हो गई, हर एक की कंसंट्रेशन कम हो गई। हम ओवरऑल कंसंट्रेशन की बात करें, ओवरऑल कंसंट्रेशन कम हो गई, मोल्स उतने ही रहे, वॉल्यूम बढ़ गई, कंसंट्रेशन कम हो गई। कंसंट्रेशन कम हो गई है, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएगा? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मोल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। तुम ऐसे समझो, तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, वो मोल्स बढ़ाएगा। तुमने वॉल्यूम घटाई, वो मोल्स घटाएगा, टू कीप द कंसंट्रेशन सिमिलर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कंसंट्रेशन को उसी अराउंड रखने के लिए तुमने अगर वॉल्यूम कम करी, वो मोल्स कम करेगा, तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, वो मोल्स बढ़ाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। इन सभी को तुम एक्सप्रेशन की फॉर्म में देख सकते हो। जैसे के इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्रेशन है, इसका क्या बनता है बच्चों? मोल ऑफ N2 इंटू मोल ऑफ H2 का होल क्यूब बाय मोल ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, और नीचे V स्क्वायर। अब जब तुम V बढ़ाओगे तो इनिशियली Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब Q क्या हो गया बच्चों? जब वॉल्यूम बढ़ा दी, Q डैश बन गया, एंड Q डैश इज लेस देन के इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और क्योंकि अब Q डैश इज लेस देन के इक्विलिब्रियम, इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अगेन अचीव इक्विलिब्रियम। मतलब तुम इस एक्सप्रेशन से तो देख ही सकते हो, मैं अदरवाइज बता रहा हूं कैसे देखना है। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। नाउ दिस इज टफ, इसको मैं कहूंगा कि तुम याद कर लेना, हर बार भूलते हैं बच्चे। चेंज इन टेम्परेचर। ओके गाइस, देखो बच्चों, ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, फटाफट बताओ बच्चों। इट इज एक्सोथर्मिक। दिस इज एक्सोथर्मिक। एक चीज बताओ, सिंपल सी चीज, अगर तुम रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? हीट बाहर रिलीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ है ना? रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड जाओगे तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जाएगी? टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, ये टेम्परेचर घटाना चाह रहा है, बैकवर्ड जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो, रिएक्शन बैकवर्ड भाग जाएगी। और अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो रिएक्शन, ये टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा, ये टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा, एंड इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? अब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं, CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO2। डेल्टा H इज पॉजिटिव, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो हीट कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? सोच के बताओ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, फॉरवर्ड जाएगा टू डिक्रीज द टेम्परेचर। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इट वांट्स टू डिक्रीज द टेम्परेचर, एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। समझ आया नहीं आया? तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमेंबर इट एज अ फैक्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस वॉज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो आसानी से कर लोगे, याद भी कर लोगे। तुम कहो इधर Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इनिशियली। अब तुम हमेशा क्या करते हो? Q को चेंज कर देते हो, Q becomes less than या greater than K equilibrium, right? And then it tries to achieve the same K equilibrium, फिर K equilibrium को अचीव करना चाह रहा है। यहां पे अब तुम्हारा Q चेंज नहीं हो रहा। तुम्हें याद है टेम्परेचर के साथ क्या चीज चेंज होती है? K equilibrium। इस बार K equilibrium खिसक गया। पहले Q चेंज होता था K equilibrium से, Q की वैल्यू चेंज होती थी, अब K equilibrium चेंज हो गया, Q वही रहा, K equilibrium वैल्यू चेंज हो गई। K equilibrium has changed from old to new।
and now Q will try to achieve this new K equilibrium. समझ आया दोनों में डिफरेंस गाइस? पहले तुम्हारा Q चेंज हो जाता था, अब तुम्हारा K इक्विलिब्रियम चेंज हो गया. नाउ Q इज ट्राइंग टू अचीव द न्यू K इक्विलिब्रियम वैल्यू. और रिलेशन तुम्हें पता ही है, ln K2 by K1 इज डेल्टा H by R 1 by T1 minus 1 by T2. ये तुम समझ रहे हो गाइस ये क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड जा रहा है? मैं इस केस की बात कर रहा हूं. फॉरवर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि के इक्विलिब्रियम अगर पहले 10 था तो अब के इक्विलिब्रियम 100 हो गया है. के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ गई है. तो पहले क्यू 10 के बराबर था, अब क्यू को वापस वैल्यू बढ़ा के कहां तक पहुंचना है? 100 तक पहुंचना है. इसलिए इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. समझ में आया नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अगर तुम इसको देखो, यहां पे तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब तुम्हारी के इक्विलिब्रियम वैल्यू डिक्रीज हो गई. पहले Q वॉज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम वॉज इक्वल टू 10, अब के इक्विलिब्रियम से हो गया तुम्हारा 1. अब Q को अपनी वैल्यू 10 से डिक्रीज कर करके क्या लेके आनी है? 1 लेके आनी है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? तो लेट मी नोट दैट डाउन फॉर यू. एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा. ठीक है बच्चों? समझ गए गाइस? यहां से भी दिख ही रहा है, यहां से भी वही चीज दिख रही है. एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव. टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब T1 लेस देन T2, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये पूरी पॉजिटिव हो गई. राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी, इसका मतलब K2 इज ग्रेटर देन K1. समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? गुड. और डेल्टा एच नेगेटिव में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज. फैक्ट टू रिमेंबर गाइस. ओके गुड. अब आते हैं फिफ्थ, effect of catalyst. Catalyst does not affect the equilibrium concentration. It just speeds up the rate of forward and backward reaction. Catalyst increases the rate constant of forward and backward reaction by equal amounts. Equal amounts का मतलब actually equal factor है. Kf for catalyzed is Kf into K dash. K backward for catalyzed, ये catalyzed लिखना चाहिए मुझे, is K backward into K dash, and K equilibrium for catalyzed is same as K equilibrium old. K dash कट गया. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Clear to everybody or not? That's good. कोई डाउट किसी बच्चे को बोलो गाइस. It reduces time required for attainment of equilibrium, and it does not change relative amount of reactant and product in equilibrium mixture. ओके बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? 6 आते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. और तुम इनर्ट गैस ऐड कर देते हो एक सिस्टम एट इक्विलिब्रियम में, इनर्ट गैस मतलब इनर्ट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो ऐड कर देते हो, तो देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन? तुम्हारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी?
अगर तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज इन इफेक्ट इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। पहले भी इक्विलिब्रियम पे था, अब भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये लिया, केसी की बात करो बच्चों, इट विल बी NH3 का स्क्वायर बाय N2 इंटू H2 का क्यूब, और वॉल्यूम की टर्म आ रही है ऊपर। ठीक है बच्चों, आ रही है नहीं आ रही है? ये मैंने कंसंट्रेशन, ये मोल्स लिया है NH3 N2H2 के। पहले Q वॉज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ, अगर तुमने इनर्ट गैस ऐड कर दी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसमें कौन से फैक्टर में चेंज आ रहा है? वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम यू आर एडिंग इनर्ट गैस। भाई मोल्स ऑफ NH3 N2H2 में कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, इनर्ट गैस ऐड करिए। वॉल्यूम में कह रहा हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुमने डाली इनर्ट गैस, वी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आइडिया इज देयर इज नो इफेक्ट। क्यू पहले भी के इक्विलिब्रियम के बराबर था, अब भी के इक्विलिब्रियम के बराबर है, देयर इज नो इफेक्ट। अब एक चीज समझो गाइस, अगर तुम केसी के बजाय के पी का एक्सप्रेशन देखते तो क्या बनता? ये बनेगा बच्चों, हाँ है ना? और तुम कहोगे सर टोटल प्रेशर तो बढ़ गया, टोटल प्रेशर तो बढ़ गया, कि तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मोल से बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ गया टोटल। लेकिन मुझे बताओ, इंडिविजुअल प्रेशर NH3 का, N2 का और H2 का चेंज हो रहा है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा। तो केपी भी तुम्हारा सेम ही रहेगा, मतलब क्यू वॉज इक्वल टू केपी एंड इट इज स्टिल इक्वल टू केपी। क्यू की वैल्यू चेंज नहीं, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज रिमेनिंग सेम। लेकिन एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है, सर अगर हम टोटल प्रेशर की टर्म्स में सोचें तो टोटल प्रेशर तो चेंज हो गया। तो ध्यान से देखो गाइस, मैं टोटल प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक बार लिख देता हूं, समझ जाओगे एकदम से। टोटल प्रेशर के टर्म्स में अभी तक तुम समझ रहे हो कि Q was equal to K equilibrium and it is not changing, it is still equal to K equilibrium। यहाँ पे वॉल्यूम स्क्वायर की जगह डाल दिया एन टोटल स्क्वायर, इधर डाल दिया पी टोटल स्क्वायर। तुम कहोगे सर पी टोटल तो बढ़ गया, पी टोटल बढ़ गया, इसका मतलब Q शुड नॉट बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम नाउ। गाइस डू यू रियलाइज, अगर तुम्हारा पी टोटल बढ़ रहा है तो तुम्हारा एन टोटल भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है, हाँ है ना? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस रेशियो विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालो, देयर विल बी नो इफेक्ट गाइस। क्यू पहले भी के इक्विलिब्रियम के बराबर था, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एंड इट इज स्टिल एट इक्विलिब्रियम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देयर इज नो इफेक्ट। क्लियर है गाइस? अब आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस ऐड करिए एट कांस्टेंट प्रेशर बच बी, एट कांस्टेंट प्रेशर। गाइस प्रेशर कांस्टेंट है और तुमने इनर्ट गैस ऐड कर दी, क्या होगा बच्चों? पीवी को लो एनआरटी में देखो, तुम्हारा पी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, एन बढ़ा दिया तुमने, जब इनर्ट गैस ऐड करी एन बढ़ा दिया, एक तरीके से क्या हो गया बच्चों? वी बढ़ गया। तो तुम्हारा जो सिनेरियो बनता है वो वी बढ़ने का लगता है। जब भी तुम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तुम ये मान के चलो वॉल्यूम बढ़ गई। अब देखो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वॉल्यूम बढ़ने पे। तुम मुझे बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, इसमें मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दिया, रिएक्शन कहां जाएगी? रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो वॉल्यूम बढ़ी है, वो मोल्स बढ़ाएगा। तुमने वॉल्यूम बढ़ाई है, वो मोल्स बढ़ाएगा, टू कीप द कंसंट्रेशन, हाँ, लगभग ऑलमोस्ट सेम। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि कंसंट्रेशन के जब वॉल्यूम बढ़ाई तो एक तरीके से तुम्हारी कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों? कम हो गई। और वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मोल बढ़ाना चाहेगा, मोल विल इंक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू जस्ट गो इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स।
अब आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम पे बच्चों। ये टफ है, ये टफ है, याद करने का है, मतलब समझा भी दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। पहला आते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, effect of pressure, effect of pressure on solid liquid equilibrium, a solid giving a liquid, ये दे रखा है बच्चों। नॉर्मली, नॉर्मली की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मली बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है? लिक्विड की ज्यादा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? समझ गए? नॉर्मली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वॉल्यूम विल इंक्रीज, सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम लिक्विड की होती है। ठीक है ना बच्चों? दो इंपॉर्टेंट केस बताता हूं, आइस और डायमंड। इनकी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब अगर तुम सॉलिड से लिक्विड में जाओगे, वॉल्यूम डिक्रीजेस, रिमेंबर दैट, एक्सेप्शन बच्चों। आइस का तो तुम्हें पता ही है, आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन वाटर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो अब सिंपली देखो, मैं आइस वाटर इक्विलिब्रियम की बात करता हूं पहले। लेट मी टॉक अबाउट आइस वाटर इक्विलिब्रियम बच्चों। ठीक है? हमारे पास आइस है, वाटर है। ओके बच्चों? क्लियर है गाइस? तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तुमने, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या कर दिया? एक तरीके से प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम करना चाह रहे हो? हाँ है ना बच्चों? यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज करा, वो कहेगा यार कुछ कंसंट्रेशन बढ़ती हुई सी दिख रही है, मैं अपनी वॉल्यूम कम कर देता हूं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, वो कहेगा मैं अपनी वॉल्यूम कम करता हूं। समझ आया नहीं आया? जैसे हम कहते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम करते हो तो वो मोल्स कम करता है। यहां पे जब तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम कर दिया, तो एक तरीके कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ये अपनी कंसंट्रेशन कम करने के लिए अपनी वॉल्यूम कम करना चाहेगा। तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करनी चाहिए, ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाहेगा टू कीप द कंसंट्रेशन सेम। गेटिंग द आइडिया और नॉट? सिंपल सी चीज है, तुमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम करा, ये जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तुमने कंटेनर की वॉल्यूम कम करी, ये मिक्सचर की वॉल्यूम कम करना चाहेगा। अब आइस वाटर की बात कर रहा हूं बच्चों में, मैं किसकी बात कर रहा हूं? आइस वाटर की। मुझे बताओ, आइस वाटर इक्विलिब्रियम में वॉल्यूम किसकी कम होती है? आइस की, वाटर की? वाटर की वॉल्यूम कम होती है। मतलब जब तुमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम किया, जब तुमने प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम किया, तो उसने अपनी वॉल्यूम कम करनी चाहिए, आइस वाटर ने। और आइस वाटर ने अपनी वॉल्यूम कम करने के चक्कर में किस डायरेक्शन में गया होगा? इट विल गो इन डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ताकि वॉल्यूम कम हो जाए। समझे या नहीं समझे गाइस? यहां पे वॉल्यूम इज लेस, यहां पे वॉल्यूम इज मोर। ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाह रहा है, ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाह रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों? फटाफट बताओ। वाटर की तरफ जाएगा। ये किस तरफ जाएगा बच्चों? वाटर की तरफ। मतलब पहले तुम्हारे पास आइस और वाटर दोनों थे, अब सिर्फ तुम्हारे पास क्या है? वाटर बच्चों। ये चीज समझ में आई नहीं आई? जहां पे पहले आइस और वाटर दोनों थे, अब तुम्हारे पास सिर्फ वाटर है, प्रेशर बढ़ाने पे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब मुझे बताओ एक बेसिक आइडिया, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि तुम्हारा इंक्रीज इन प्रेशर इज फेवरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस? मतलब जहां पे आइस और वाटर दोनों था, वहां पे सिर्फ वाटर है, तो जब तुमने प्रेशर बढ़ाया, इट फेवर्ड द मेल्टिंग ऑफ आइस। लिख लो गाइस, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स melting of ice. It favors that direction in which
volume decreases. It favors that direction in which volume decreases. Increase in pressure favors that direction in which volume decreases. Volume is decreasing जब तुम्हारा water बनता है, तो it is favoring formation of water. मतलब जहां पे आइस वाटर दोनों थे वहां पे सिर्फ वाटर है, मतलब एक तरीके से तुम्हारी आइस मेल्ट कर गई टू गिव वाटर. समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड. और इसी को मैं दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हैज डिक्रीज. ये चीज समझ में आई नहीं आई? भाई 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले आइस और वाटर दोनों थे, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? सिर्फ वाटर है. इसका मतलब अगर तुम्हें आइस और वाटर दोनों चाहिए तो तुम्हें टेम्परेचर को लो पहुंचाना पड़ेगा. अब तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ वाटर है ना. to make ice water equilibrium again you will need to decrease the temperature below 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक तरीके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो गया? 0 से नीचे पहुंच गया. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन आएगा तो इन दो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा. तो अब दोनों स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया? क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड. अब ये अगर मैं सल्फर के लिए लूं, सल्फर में तुम्हारा किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है? लिक्विड की ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है. नॉर्मल केस है. अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? प्रेशर बढ़ा दिया मतलब वॉल्यूम कम कर दी हमने, वॉल्यूम कम करी, ये अपनी वॉल्यूम कम करना चाहेगा, बैकवर्ड जाएगा. बैकवर्ड डायरेक्शन इज फेवर. मतलब जहां पे तुम्हारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों थे, अब तुम्हारे पास सिर्फ सॉलिड है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर फ्रीजिंग ऑफ सल्फर. समझ आया नहीं आया बच्चों? विल फेवर फ्रीजिंग ऑफ सल्फर. दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, मतलब जहां पे सल्फर का सॉलिड और लिक्विड दोनों थे वहां पे सिर्फ सॉलिड है. और तुम्हें सॉलिड और लिक्विड दोनों चाहिए तो तुम्हें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. अभी तो सिर्फ सॉलिड है. यू नीड सॉलिड लिक्विड बोथ, यू विल हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर. दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर हैज इंक्रीज्ड. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे का? गुड. सेकेंड इफेक्ट पे आते हैं. ये था सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. अब आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स पे. इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. वेपर प्रेशर किसकी वजह से आता है बच्चों? ये लिया मैंने. गाइस ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? फटाफट बताओ बच्चों. एंडोथर्मिक है. लिक्विड को गैस भेज रही है, इट इज एंडोथर्मिक. अब मुझे बताओ बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगी. फॉरवर्ड जाएगी मतलब एक तरीके से तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा. रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो मोर H2O लिक्विड विल गो टू वेपर है, सो मोर विल बी द वेपर प्रेशर बच्चों. हाँ है ना? ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया. क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे का? गुड. वेपर प्रेशर होता क्या है? इट इज द प्रेशर exerted by vapors above the solution. सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? रिमेंबर क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये वही थी. एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारा रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर विल इंक्रीज. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? याद आया नहीं याद आया? नहीं याद आया? आया याद नहीं आया बच्चों? एक मिनट रुक जाओ, जस्ट 1 सेकंड. हाँ क्या कह रहे थे? बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगी तो टेम्परेचर कम करना चाहेगा.
फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। क्लियर है बेटा? समझ गए यहां तक? गुड। यहां तक क्लियर है हर एक बच्चे को? बोलो गाइस। थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट पे? बच्चों ये हमने है ना स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, राइट गाइस? अब अगर तुम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो तो तुम्हारा प्रेशर ऑफ गैस इज लेस देन एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ा दिया तुमने। और तुम्हें अंदर का प्रेशर बढ़ा बढ़ा के किसके बराबर लेके आना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, टू मेक इट बॉयल। प्रेशर अंदर का कैसे बढ़ाओगे बच्चों? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा था ना टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, हाँ है ना? टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज तुम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो तो अब तुम्हें प्रेशर इनसाइड को बढ़ा बढ़ा के एक्सटर्नल प्रेशर तक लेके आना है। तो यू विल हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू ब्रिंग द इनसाइड प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक तरीके अगर पहले बॉयल कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब बॉयल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर पहुंच रहा था। अब तुम्हें 1 एटमॉस्फेयर नहीं पहुंचाना इंटरनल प्रेशर को, अब तुम्हें 1.2 एटमॉस्फेयर पहुंचाना है। तो तुम्हें और टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। समझ आया नहीं आया बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीज इन प्रेशर। समझे या नहीं समझे गाइस? नेक्स्ट, solubility in liquids। solubility in liquids बच्चों देखो, ए सॉलिड गिविंग ए एक्वस, ये रिएक्शन कैसी होती थी गाइस? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करो, इट यूज्ड टू बी एंडोथर्मिक, लैटिस प्लस हाइड्रेशन, नॉर्मली लैटिस इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन। ठीक है ना गाइस? डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, इट इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी गाइस? फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब मोर सॉलिड विल डिसॉल्व इन लिक्विड, तो solubility विल इंक्रीज, solubility विल इंक्रीज बच्चों। समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ बेटा। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर नेग्लिजिबल होता है। प्रेशर का इफेक्ट इज नेग्लिजिबल ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, रिमेंबर दैट। ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं गैसेस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी इन लिक्विड्स में पहला हमने देखा था सॉलिड इन लिक्विड, अब आते हैं दिस वाज सॉलिड इन लिक्विड, पहला वाज सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा आते हैं गैस इन लिक्विड। ए गैस को एक एक्वस पहुंचा दी। गाइस तुम्हें याद होगा इनका जो डेल्टा एच सॉल्यूशन आता था वो नेगेटिव आता था, एनर्जी वाज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। तो इसमें अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बच्चों? इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो तुम्हारी गैस ऑलरेडी डिजॉल्व है वो भी बाहर निकल जाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, जो डिजॉल्व गैस है वो भी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। दैट इज द रीजन जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनको कोल्ड ही रखा जाता है, अगर हॉट रखोगी तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से तुम्हारी जो डिजॉल्व गैस है वो बाहर निकल आएगी।
समझ आया नहीं आया बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाने पे जो तुम्हारी डिजोल्व गैसेस, जो CO2 गैस डिजोल्व होती है, दैट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? इसलिए उन्हें कोल्ड रखा जाता है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे। लेट अस गो ऑन टू इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बच्चों। करें गाइस थोड़ा सा? बच्चे इधर ध्यान दो गाइस, यहां तक क्लियर है? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना बच्चों? रिएक्टेंट एकदम से प्रोड नहीं बनाता, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो प्रोड साइड में स्लिप कर जाए, प्रोड साइड बना दे। द एनर्जी that has to be supplied to the reactant to form product is known as activation energy। और जो टॉप पे होता है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। देयर इज अनदर टर्म फॉर इट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बच्चों। ओके गाइस, दिस इज द EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों। इतनी एनर्जी हमने दी रिएक्टेंट को ताकि वो प्रोड बना दे, और अगर मेरे को प्रोड से रिएक्टेंट बनाना है तो हमें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी गाइस। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों? डेल्टा एच रिएक्शन को दो तरीके से निकाल सकते हो। डेल्टा एच रिएक्शन इज एनर्जी ऑफ प्रोड्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ है ना? ये प्रोड की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? मतलब दिस इज डेल्टा एच रिएक्शन, दिस इज डेल्टा एच रिएक्शन बच्चों। And it can also be written as activation energy for forward minus activation energy for backward। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? मतलब या तो तुम दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, इट इज द सेम वैल्यू। थर्मो में भी किया था, मैंने बताया था ना, केमिकल में फिर से होएगा, ये वही है। ठीक है बच्चों? अब क्या? हाँ, कॉम्प्लेक्स क्या होते थे? नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है समथिंग जो इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोड, कि रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोड, तो उस वक्त जो कॉम्प्लेक्स, मतलब उसे कॉम्प्लेक्स टर्म बोल देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें, अब कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों? इट टेक्स द रिएक्शन थ्रू अ डिफरेंट पाथ, और ये ऐसे वाली आता है। समझ में आया डिफरेंस बच्चों? डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू? उसने एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी बच्चों? उसने एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी गाइस? कम कर दी। उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बाय अ सर्टेन अमाउंट। लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है वो तो रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट गिविंग रिएक्टेंट दोनों के लिए ही कम हुई है। दैट इज वाई रेट कांस्टेंट ऑफ बोथ इंक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर। समझ आया नहीं आया बच्चों? उसने एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड की भी कम करी है, इसलिए रेट कांस्टेंट दोनों के डिक्रीज कर जाते हैं, सॉरी इंक्रीज कर जाते हैं बाय द सेम फैक्टर। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? सो इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। मैं लिख देता हूं, catalyst decreases the activation energy for forward and backward reaction। क्लियर है हर एक बच्चे को? क्लियर और नॉट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। होल्ड ऑन सेक बच्चों। गाइस ये देखो, अब मैंने लिया N2O4 गिविंग 2NO2,
मैंने ये रिएक्शन ली। गाइस मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? भाई देखो अभी इनिशियली N2O4 था हमारे पास, मान के चलो उसके हमारे पास कितना मोल था? 1 मोल था, ठीक है ना बच्चों? अब वो डिसोसिएट होएगा तो ये 1 - अल्फा बनेगा, ये 2 अल्फा बनेगा बच्चों। क्लियर है गाइस? नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मिक्सचर बच्चों? इट विल बी टोटल मास बाय टोटल मोल्स। टोटल मास कितना होगा? इट कैन बी डन एज 1 - अल्फा इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 प्लस 2 अल्फा इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ NO2। दिस विल बी द टोटल मास गाइस। जिनमें कहूंगा इतनी मेहनत हम क्यों करें? क्योंकि जो मास है वो तो कंजर्व रह रहा है रिएक्शन में, एंड मास वाज बेसिकली 1 मोल ऑफ N2O4, राइट गाइस? इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 के बराबर। मैं कह रहा हूं इसको डायरेक्टली मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? दिस वाज द टोटल मास, दिस इंटू वन, बेसिकली 1 मोल N2O4 लिया था ना बच्चों हमने। दिस इज द टोटल मास। जब रिएक्शन होगी N2O4 डिकम्पोज करेगा टू गिव NO2, तब भी टोटल मास तो यही रहेगा, हाँ है ना? लेकिन टोटल मोल्स चेंज हो गए हैं। टोटल मोल्स इनिशियली 1 थे, वी आर स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, और अब मोल्स कितने हो चुके हैं गाइस? 1 + अल्फा। तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। कई बार तुम्हें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर पूछ दिया होगा एंड दे विल आस्क यू फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर उन्हें और कंफ्यूज करना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर की बजाय वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे देंगे। दे विल गिव यू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, जिससे डबल करने से तुम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालोगे और इस फॉर्मूले से तुम अल्फा निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे। समझ आया नहीं आया गाइस? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड गाइस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।